गुड मॉर्निंग, आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह और बात करेंगे बड़ी खबर की। पाकिस्तान फिर पहुंचे अरागची और 48 घंटे में ये उनका तीसरा दौरा है। फिर से पाकिस्तान पहुंचे और हम लगातार आपको अपडेट्स बता रहे हैं मिडिल ईस्ट को लेकर किस तरीके से तनाव चरम पर है। हालात दिन पर दिन और ज्यादा नाजुक होते जा रहे हैं। और इसी बीच ईरान ने कूटनीतिक मोर्चे पर बड़ा दांव चढ़ा है। विदेश मंत्री अब्बास अरागची रूस की यात्रा के बाद एक बार फिर से पाकिस्तान पहुंच गए हैं। ये अमेरिका के साथ चल रहे टकराव को खत्म करने के मकसद से की जा रही कूटनीतिक कोशिशों का ही एक हिस्सा है। या फिर मुमकिन है कि कोई नया रणनीतिक गठजोड़। वहीं अब्बास अरागची ने सोमवार को रूसी राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात की। बैठक में रूस ने ईरान के प्रति खुला समर्थन जताया। पुतिन ने कहा कि ईरानी जनता साहस और वीरता के साथ अपनी आजादी और अपनी इंटीग्रिटी के लिए लड़ रही है। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई का संदेश मिला है। अरागची की यात्रा ऐसे समय में हुई है जब अमेरिका और ईरान के बीच हालिया बातचीत किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई। ऐसे में ईरान रूस का समर्थन मजबूत करने में जुटा है। ईरान अपने सहयोगियों के साथ समीकरण मजबूत करने में जुटा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस कूटनीतिक हलचल से मिडिल ईस्ट में शांति की राह निकलेगी या तनाव और ज्यादा गहराएगा। तो देखिए, बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। अब्बास अरागची फिर पहुंच गए पाकिस्तान। फिर से पाकिस्तान पहुंचे अब्बास अरागची और 48 घंटे में अरागची का ये तीसरा पाकिस्तान दौरा है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। तो कल रूस में पुतिन से मुलाकात के बाद ईरानी विदेश मंत्री वापस एक बार फिर से पाकिस्तान पहुंचे हैं। तीसरी बार पाकिस्तान में मौजूद हैं अब्बास अरागची। तो अंदाजा ये लगा जा रहा है कि शायद जो शांति वार्ता, जो प्रस्ताव जो है ईरान की तरफ से था, उसको लेकर लगातार कहीं ना कहीं मैसेज पहुंचाने का काम जो है वो अरागची साहब इस्लामाबाद के द्वारा करते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखिए, कल नया प्रस्ताव भेजा था, सौंपा था और पाकिस्तान के जरिए कहीं ना कहीं कोशिश की थी ईरान ने कि अमेरिका से कहा जाए जो आसान मसले पहले वो सुलझा लेते हैं और उसके बाद परमाणु पर बात कर लेंगे, परमाणु समझौते पर। लेकिन पहले हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर बात कर लेते हैं। पहले ये जो अटैक लगातार हम देख रहे हैं हिजबुल्लाह पर हो रहे हैं, पहले ये रोक लेते हैं ताकि कम से कम जो बातचीत है वो मुमकिन हो पाए। इस कड़ी में दो दौरे तो पाकिस्तान के कर चुके थे, लेकिन ये जो तीसरा दौरा है, पहले रूस गए और फिर जो तीसरा दौरा के इसके बाद कहीं ना कहीं अटकलों का दौर और ज्यादा तेज हो गया है। तो 48 घंटे में अरागची का तीसरा पाकिस्तान दौरा है। इसके मायने समझने की जरूरत है वो यही कि रूस से एक तरफ मुलाकात करके आए, रूस में पुतिन से मुलाकात करके वापस आए हैं, तो तैयारी यही है कि हर तरफ से एक प्रेशर क्रिएट किया जाए, मदद जिसमें अगर जो है उस उम्मीद से अरागची साहब ये करते हुए नजर आ रहे हैं। अमेरिका और ईरान बात तो करना चाहते हैं लेकिन अपनी शर्तों के साथ ये तस्वीर जो है वो निकलकर सामने आ रही है। यानी शांति भी चाहिए और अपनी जिद के साथ। तो बात कैसे बनेगी ये बड़ा सवाल है। और इस महायुद्ध में समझने की क्या जरूरत है वो देखिए कि ईरान अमेरिका में क्या बात बनेगी, बड़ा सवाल है। क्योंकि ईरान की जो नई शर्तें हो उसको देखते हुए कहीं ना कहीं अमेरिका की परेशानी बढ़ने वाली है। अमेरिका बिल्कुल भी रेडी नहीं होने वाला है, लेकिन फिर भी शर्तें जो है वो रखी गई है। क्या है वो शर्तें वो समझिए। हॉर्मुज़ स्ट्रेट से अमेरिकी नाकाबंदी जो है वो बंद हो, ये लगातार ईरान की तरफ से मांग की जा रही है। लगातार नाकेबंदी को लेकर ईरान इस बात को पुरजोर तरीके से उठाता हुआ नजर आ रहा है। जो प्रस्ताव भेजा गया, जो प्रस्ताव दिया गया, उसमें सबसे पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को लेकर ही जिक्र है, जिसमें कहा जा रहा है कि नाकाबंदी जो लगाई गई है उसको पूरी तरह से वहां से हटा दी जाए। साथ ही साथ सीज फायर का समय जो है और बढ़ाया जाए। अब आप समझिए सीज फायर के समय को लेकर क्यों चिंता है। वो इसलिए क्योंकि 3 दिन का वक्त जो है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दिया गया है। कहा गया कि इस 3 दिन के अंदर पूर्ण रूप से सीज फायर को लेकर सहमति जो ईरान की तरफ से होगी तो ठीक नहीं होगी तो इसके परिणाम भुगतने होंगे, जिसमें उन्होंने इशारों में यह कह दिया कि जो पाइपलाइन से वो ब्लास्ट होते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ तीसरी जो स्टेप है वो उस प्रस्ताव में यही है, वो है कि परमाणु कार्यक्रम पे जो है वो चर्चा की जाएगी, लेकिन वो सबसे आखिरी में होगी। पहले की 2 जो शर्तें हैं उन्हें मानना होगा। अब इन तीनों शर्तों पर अमेरिका का क्या जवाब है वो समझिए। वो है कि परमाणु हथियार रोकने की गारंटी नहीं है,
तो डील नहीं होगी। परमाणु हथियार बनाने से रोकने का काम ईरान को करना होगा, उसके बाद कोई आगे बातचीत होगी, उसके बाद ही डील होगी, वरना कोई डील नहीं होगी। साथ ही साथ नेशनल सिक्योरिटी टीम के साथ ट्रंप जो है बातचीत करेंगे। सिचुएशन रूम की बैठक में ट्रंप जो है फाइनल निर्णय लेंगे। नेशनल सिक्योरिटी टीम के साथ बातचीत का मतलब यह है, जो इमरजेंसी मीटिंग वाली खबर हमने आपको कल बताई थी, वो यही थी कि अब कैसे इस पूरे युद्ध में आगे स्टेप उठाया जाए, आगे क्या रणनीति रहे, इसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप जो है सिचुएशन रूम में मौजूद रहेंगे। वहां पर तमाम अधिकारी जो है वो मौजूद रहेंगे, उनसे बातचीत की जाएगी कि क्या ये सीजफायर आगे बढ़ाने की जरूरत है, या फिर जो 60 दिन की मियाद खत्म हो रही है उसको लेकर क्या रणनीति होनी चाहिए, या फिर अब क्या वो वक्त आ गया है कि जो 60 दिन का वक्त जो खत्म हो रहा है उसमें जो अपोजिशन है, जो कांग्रेस है, उसका समर्थन लेते हुए इसको और बढ़ाया जाए, और अगर नहीं बढ़ाया जाएगा तो जो उनके सैनिक हैं जो इस वक्त ग्राउंड ऑपरेशंस में मौजूद हैं या किसी भी तरह से ईरान को घेरने का काम कर रहे हैं, उन्हें वापस बुलाया जाए और 1 महीने का समय उसमें जो है वो दिया जाता है। तो ये तमाम मुद्दों पर, तमाम एंगल्स पर इस पर बातचीत करते हुए डोनाल्ड ट्रंप नजर आएंगे। लेकिन सबसे अहम बात क्या है वो भी समझने की जरूरत है। पाकिस्तान ने ईरान की शर्तें अमेरिका को बता दी है। हालांकि पाकिस्तान पर ईरान को भरोसा नहीं है, इसके बाद भी पाकिस्तान का बार बार रुख अरागची साहब करते हुए नजर आ रहे हैं। अमेरिकी शर्तों पर ईरानी सरकार में मतभेद जो है वो भी देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ अमेरिकी शर्तों को लेकर ईरानी नेताओं का भी मतभेद जो है वो निकलकर सामने आया है। इस वजह से हम ये कह रहे हैं कि ईरान अमेरिका में क्या बात बनेगी। साथ ही साथ इस बीच एक बड़ी खबर आपको बताते हैं, पुतिन से मुलाकात पर अरागची का बयान जो है वो देखने को मिला है। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पुतिन के साथ मीटिंग प्रोडक्टिव रही है, अरागची साहब कहते हुए नजर आए। 90 मिनट से ज्यादा ये मीटिंग चली है। दोनों देशों के बीच सहयोग पर विचार जो है वो किया जा रहा है। तो दोनों देशों के बीच सहयोग पर विचार किया जा रहा है। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 90 मिनट तक ये बातचीत रही, बेहद प्रोडक्टिव ये बातचीत रही। इसको लेकर जानकारी देते हुए अरागची साहब नजर आए और उसके बाद से वापस उसी देश में गए जिसमें उनको भरोसा ही नहीं है। विश्वास की खाई जो है वो ज्यादा गहरी जहां पर नजर आ रही है, उसी देश में वो एक बार फिर से पहुंचे हुए हैं। चर्चा करने के लिए तमाम मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़े, सबका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता विकास अब्रोल भी जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ मनोज कुमार भू राजनीतिक विश्लेषक है, बहुत बहुत स्वागत है मनोज जी। हमारे साथ रितेंद्र माथुर भू राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़े हैं। ग्रुप कैप्टन आशीष सहाय रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर जुड़े। आप सभी मेहमानों का इंडिया डेली पर बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आशीष सहाय, वेरी गुड मॉर्निंग। आप ही से इस चर्चा की शुरुआत करेंगे और अब समझेंगे कि बार बार, ठीक है, जिस पर भरोसा नहीं है, जिस देश पर भरोसा की बात मैं लगातार कह रहा हूं कि अगर मुझे मेरी सहयोगी पर भरोसा नहीं है और मैं फिर भी उसकी मदद लूं और बार बार जाऊं, ये क्या दर्शाता है, ये क्या प्लानिंग है? जय हिंद एंड गुड मॉर्निंग। मुझे नहीं पता है कि वो वापस पाकिस्तान गए हैं राक्षी, तो आपकी रिपोर्ट है तो ये बहुत मेजर डेवलपमेंट होगा, क्योंकि थर्ड टाइम जाने का मतलब होगा कि पुतिन के साथ उनकी वार्ता जो कि टेलीकास्ट हुई थी, ओपन थी, कुछ भी क्लोज डोर नहीं था, और उसमें स्पेसिफिकली यूरेनियम को लेकर कोई चर्चा तो नहीं आई सामने। दोनों पार्टीज ने कोई जॉइंट स्टेटमेंट भी नहीं दिया है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद वो मेन फोकस वही होगा कि ईरान बायलैटरल लेवल पे मॉस्को के साथ कुछ टाई अप करेगा। जैसे 2015 में हमने आपको दे दिया था, वैसे इस बार हम अगर दे दें तो क्या हम उसको डिग्रेड करके, डी एनरिच करके वापस ले सकते हैं एज पर IAEA गाइडलाइंस, या फ्यूचर में जो भी अमेरिका के साथ हमारी संधि होगी उसके तहत, तो एक टेम्पररी अरेंजमेंट की बात। लेकिन उस डिस्कशन को मैंने मॉनिटर किया था, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था, कोई ज्वाइंट स्टेटमेंट भी नहीं आई। इस वजह से वापस उनका इस्लामाबाद लौटना, अगर ऐसा हुआ है थर्ड टाइम, तो एक बड़ा, सर एक बार तो ये मान लेते कि थर्ड टाइम नहीं भी हुआ है, तो भी 2 बार चले जाना और फिर कहना कि हमें विश्वास नहीं है पाकिस्तान पर, फिर बार बार क्यों हम दरवाजा खटखटा रहे हैं? हाँ, उसका कारण है कि जैसा कि परसों शाम को किसी करस्पॉन्डेंट के साथ कराची साहब ने बोला था कि ईरान में भी इस समय एका नहीं है कि हम किस डिसीजन को माने, किसको नहीं माने। सिमिलरली ईरान के अंदर भी लीडरशिप को पाकिस्तान के ऊपर 2 अलग अलग किस्म के स्टैंड हैं। एक जनरल मुनीर का अपना जो लाइजन है IRGC के टॉप लीडरशिप से और ईरान के कुछ नेताओं से,
जो कि बहुत पुराना है। और इसी वजह से अमेरिका में भी ये ऑफिशियली ट्रंप को ब्रीफ किया गया है बाय अ थिंक टैंक कि जनरल मुनीर पे ज्यादा ट्रस्ट ना किया जाए, वो ईरान की तरफ कुछ चुपचाप बातें कर रहे होंगे। और इसको डबल अप किया था इस इंफॉर्मेशन ने कि चाइना ने पाकिस्तान, इस्लामाबाद और तेहरान के बीच में एक सैटेलाइट फोन दिया है हॉट टॉक्स के लिए, जिसको CIA और मोसाद एक्सेस नहीं कर सकते। तो इन सारी चीजों में ट्रस्ट डेफिसिट आशीष बढ़ता जा रहा है। और उसके बाद ईरान के अंदर का एका नहीं होना, जिसको वो बहुत बुरी तरह से कोशिश कर रहे हैं पैचअप करने की। इरना जो उनकी न्यूज एजेंसी है, या अगर आप गल्फ की बाकी जो मेजर न्यूज चैनल्स हैं, वो इसको सप्रेस करके रखे हुए हैं कि ईरान के अंदर अभी भी एक डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि अमेरिका से क्या बात करनी। इसीलिए वहां की ब्यूरोक्रेटिक दखलंदाजी की वजह से अभी जो आप बात कर रहे थे, जो लेटेस्ट उन्होंने एक स्टांस चेंज किया है, उन्होंने पूरी की पूरी चर्चा को हॉर्मुज से डिस्कनेक्ट करने की कोशिश की है कि चलिए अभी हम हॉर्मुज खोल देंगे अगर आपने नाकेबंदी हटा दी और युद्ध रोक दें, या तो एक्सटेंड कर दे सीज फायर या युद्ध रोक दें, उसके बाद हम बातें करेंगे। तो ये टेम्पररी रिलीफ चाह रहे हैं, क्योंकि हॉर्मुज का आशीष बंद रहना अब उस स्टेज पे पहुंच गया है जिस पे टेक्निकल एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि उनकी जो ऑयल पाइपलाइंस है, जिनकी ऑटोमेटेड सप्लाईज हैं, स्टोरेज है, वो सब बर्स्ट करने के कगार पे पहुंच गया। जी आशीष जी, इस बीच एक अपडेट जरा साझा कर ले, फिर लौट रहे आप लोगों के पास। अरागची से मुलाकात के बाद पुतिन की तरफ से बड़ा स्टेटमेंट आया। अरागची से मीटिंग हुई, उसके बाद पुतिन ने स्टेटमेंट दिया है। ईरानी लोग बहादुरी के साथ लड़ रहे, पुतिन ने कहा ईरानी लोग इस कठिन परीक्षा को पार कर लेंगे। पुतिन द्वारा कहा गया है ईरान की सुरक्षा के लिए सब कुछ करेंगे, ये भी पुतिन द्वारा कहा गया है। ईरान रूस के संबंध आगे और मजबूत होंगे। And of course, we really hope that based on this courage, this commitment to independence, the people of Iran, under the leadership of the Supreme Leader, they will go through this period of trials and they will see peace established in the country. And of course, we really hope that based on this courage, this commitment to independence, the people of Iran, under the leadership of the Supreme Leader, they will go through this period of trials and they will see peace established in the country. तो ये आपने सुना पुतिन का स्टेटमेंट। अरागची से मुलाकात के बाद पुतिन ने जो कुछ कहा वो आपने सुना। इस बीच एक बार माथुर साहब का रुख कर लेते हैं, उसके बाद एक बार मैं विकास के पास जाऊंगी, समझेंगे कि ये जो तीसरी वार्ता हुई है इसे लेकर के अपडेट आ रहा है। माथुर साहब, ये जो पुतिन का स्टेटमेंट है, इसे किस तरीके से देखें? क्या अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थता के लिए रशिया आगे आएगा, या फिर अगर ये बातचीत सफल नहीं हो पाती और अमेरिका की तरफ से कोई दूसरा स्टेप लिया जाता है, सैन्य स्टेप अगर कोई लिया जाता है, युद्ध छेड़ा जाता है, तो उस सूरत में जो है रशिया लगातार मदद ईरान की करता रहेगा और ज्यादा मजबूती के साथ? जैसे देखिए, यहाँ लड़ाई अगर आगे चलती है तो इसमें ईरान का नुकसान होगा और बाकी पूरे क्षेत्र का भी नुकसान होगा। इसलिए अगर पुतिन इस बीच में आए हैं तो उनको इसके लिए शांति वार्ता करानी जरूरी है। और ये जो अभी जो सीज फायर हुआ है, ये सीज फायर आगे कंटिन्यू होगा, खत्म नहीं होगा। इसके पीछे दो कारण है। ईरान के पास हथियार लगभग खात्मे की तरफ है, लड़ने की पोजीशन में नहीं रहा। वहीं दूसरी तरफ इजराइल जो है, उसके पास भी 70-80% जो सप्लाई हथियारों की आती है वो अमेरिका से आती है। और ये सब जो गड़बड़ चल रहा है इसमें उसके हथियारों की सप्लाई कम है, तो उसके लिए भी शांति वार्ता स्वीकार करना जरूरी है। एक तरफ इजराइल है, एक तरफ ईरान है, दोनों देशों के सामने समस्या एक जैसी है। जैसे शांति वार्ता आगे चलेगी और शांति वार्ता की स्थिति बनी रहेगी। अब इस समय जरूरी है कि एक वर्ल्ड पावर के रूप में प्रतिष्ठित देश होने के कारण रूस की स्थिति अच्छी है, तो ऐसे में उसको बीच में मध्यस्थता करनी चाहिए और इस चीज को अमिकेबली सॉल्व करने की जो स्थिति बनी है होगी। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप भी यही चाहेंगे, ऐसा नहीं समझे कि डोनाल्ड ट्रंप लड़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने सेना बहुत बढ़ा दी है, वहाँ पे 3 बड़े बड़े वॉरशिप्स, नेवल वॉरशिप्स खड़े कर दिए हैं, जिनके ऊपर हवाई जहाज एयरक्राफ्ट रखे हुए हैं। तो ऐसे में अमेरिका पूरी तरह लड़ने की स्थिति में है। आज अमेरिका की 14 किसी देश की अगर 14 नंबर की अगर सैनिक शक्ति है तो उसको उसने वो कॉन्सेंट्रेट कर दिया है। और ईरान बेचारा छोटा देश है, उससे लड़ नहीं सकता, बहुत कमजोर है उसके सामने। और वो जिस तरीके से अंदर घुस के मार रहे हैं, वो लोग अंदर से तबाह कर रहे हैं उन्हें, ये ज्यादा देर लंबे चल नहीं पाएंगे। तो ऐसे में समझौता वार्ता होनी चाहिए। और जो इधर ये इनके जो फॉरेन मिनिस्टर है 2 जगह देशों में जा रहे हैं, इधर मॉस्को गए, उधर इस्लामाबाद गए, इन दोनों देशों में अंदर जाके जो बात शांति वार्ता चल रही है, ये आगे मुझे लगता है कंटिन्यू होगी, ये लड़ाई चलेगी।
लड़ाई को खत्म होगा और शांति वार्ता ही होगी। जी स्थिति बदलेगी अभी। ठीक है विकास, ये जो तीसरा दौरा रहा इस्लामाबाद का, इसे लेकर क्या कुछ जानकारी आपके पास, जरा थोड़ा इसे डिटेल में बताइए। देखिए, लगातार जो खबरें सामने आ रही हैं उसके मुताबिक अभी सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि ऐसा तीसरा दौरा वहां का किया जा रहा है, लेकिन ये अभी तक ऑथेंटिकेशन की नहीं है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये जो कहीं ना कहीं ईरान ने एक बहुत बड़ी कूटनीतिक चाल चली है, कूटनीतिक चाल के लिए कूटनीतिक एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। उसने ये दिखा दिया है कि वो दुनिया में अलग थलग नहीं है, कहीं ना कहीं रशिया उसके साथ खड़ा है, रशिया से वो मदद लेना चाहता है। और रशिया ने भी बहुत पहले पहल की थी कि हम मध्यस्थता कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं ये एक काउंटर है पाकिस्तान के खिलाफ कि रशिया भी मध्यस्थता कर सकता है ऐसे में। और एक चीज और, वो कहीं ना कहीं अत्याधुनिक हथियार, ड्रोन और एंटी जैमिंग नेविगेशन शील्ड की अपग्रेडेशन के लिए भी कहीं ना कहीं बात जरूर हुई होगी, हालांकि वो लग नहीं रहा कि वो सामने आएंगी। लेकिन कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा हथियारों की सप्लाई जो रशिया से मांग की होगी, क्योंकि अगर युद्ध बढ़ता है तो ऐसे में ईरान को भी हथियार बहुत अधिक मात्रा में चाहिए। चाइना और रशिया कहीं ना कहीं इसकी मदद जरूर करेंगे। लेकिन फिलहाल अभी यही है कि जो बातें वहां पर, जिस तरह से वहां पर बात आपस में हुई होगी रशिया और ईरान की, वो आगे समझौते में जो शर्तों में कुछ चेंजेस किए गए, डेवलपमेंट की गई होंगी, वही जाकर अब एक पोस्टमैन की भूमिका जो निभा रहा है पाकिस्तान, उसको दी गई होगी कि वो भी जाके अमेरिका को बताए। उसके बाद फिर जो अमेरिका का जवाब आता है, फिर देखा जाए कि किस तरह से इस डील पे, इस शांति वार्ता पे काम किया जा सके। लेकिन देखा जाएगा तो इस समय ईरान ने एक बहुत बड़ा दाव खेला। ईरान ने जो रशिया जाके मुलाकात की है, मौसम जाकर मुलाकात की है पुतिन से, वो कहीं ना कहीं आने वाले समय में ईरान को ईरान के बहुत काम आ सकती है, चाहे वो युद्ध में हो चाहे सर्दी हो, दोनों में ये बहुत बड़े काम आ सकती है। जी मनोज जी, ये जो पॉइंट रेस किया मेरे सहयोगी विकास ने और कहा कि एक संदेश भी जाएगा इसके साथ साथ, अमेरिका के सामने तो है ही कि भाई हम अलग थलग नहीं है, हमारे साथ मजबूत देश खड़े हैं, साथ साथ पाकिस्तान के लिए भी एक मैसेज कि ऐसा नहीं है कि मध्यस्थता के लिए आपकी दरकार है, मध्यस्थता हमारे साथ और भी देश कर सकते हैं। इज इट सो? मुझे ऐसा लग रहा है कि ईरान जो है वो एक कॉन्सेंसस बनाना चाह रहा है और डिफरेंट कंट्रीज विजिट करने का मतलब यही है कि वो अपने और सपोर्ट लेना चाह रहा है, जैसे कि रशिया जो एक सुपर पावर है, वहीं जो है मिडिल ईस्ट कंट्रीज में भी जो है वो जा रहे हैं, जैसे ओमान में भी गया। और जो वार्ता की अगर बात करें तो मिडिल ईस्ट कंट्रीज से ये भी सूचना आ रही है कि सऊदी अरबिया से टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन हुआ, यूएई से भी बात हुई है, तो बहरीन से भी बात हुई है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक मिडिल ईस्ट कंट्रीज में एक सहानुभूति हो ईरान के लिए। मुझे लग रहा है कि इस तरह से जो है वो ईरान अभी सोच रहा है, और इसीलिए हम लोग देख रहे हैं कि 48 आवर्स में थर्ड टाइम जो है पाकिस्तान का दौरा ईरान के विदेश मंत्री का हुआ है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से एक घटना घटी अमेरिका में, जिसमें शूटिंग की घटना घटी, और इसको लेकर के मुझे लग रहा है कि जो प्रायोरिटी था ट्रंप का वो डिफरेंट हो गया है। अभी जिस तरह से हम लोग जानते हैं कि 60 डेज में जो अप्रूवल लेना पड़ेगा कांग्रेस से, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो अपना पब्लिक को एड्रेस करने में ट्रंप लगे हुए हैं, और उनका जो सहानुभूति के रूप में वापस लौटता हूं सर। इस बीच एक बड़ी खबर जरा दर्शकों को बता दो, परमाणु अप्रसार संधि में ईरान वाइस प्रेसिडेंट बना है। ये बहुत बड़ी खबर है, अमेरिका के लिए बड़ा कूटनीतिक झटके के तौर पर देखा जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र में एनपीटी का वाइस प्रेसिडेंट ईरान बनता हुआ नजर आया है। यूएन में यूएस ईरानी अधिकारियों के बीच बहस हुई है। वाइस प्रेसिडेंट बनने पर यूएस ने कड़ी नाराजगी जताई है। यूएस ने परमाणु अप्रसार संधि के खिलाफ यह फैसला बताया। ईरान ने अमेरिका के आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। आशीष सहाय सर, क्या रिएक्शन इस पर, कितनी बड़ी झटके के तौर पर इसको देखिए, क्योंकि अमेरिका कहीं ना कहीं इससे परेशान नजर आया। यूएन में यूएस और ईरानी अधिकारियों के बीच बहस भी हुई है। हाँ आशीष, ये बहुत लाजमी था, क्योंकि अमेरिका का जो कोर इशू है वो सच नहीं है, सही नहीं है। पूरी दुनिया को मालूम है कि ईरान अभी न्यूक्लियर पावर नहीं था और उसके आसपास भी नहीं था, लेकिन अमेरिका ने इसी मुद्दे को लेकर हमला किया है। तो वो रिपीटेडली इसको बता रहे हैं कि हम दे वर वेरी क्लोज। फिर जून में 12 दिन तक बम्बार्डमेंट करी और बोला कि अब हमने उनका सब कुछ खत्म कर दिया है। इवेंचुअली ईरान वाज ऑलरेडी अ सिग्नेटरी टू एनपीटी। उन्होंने एनपीटी नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी साइन करी हुई थी। उसके बाद उन्होंने 2015 में बाइडेन के साथ ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के साथ एक ट्रीटी साइन करी थी कि हम न्यूक्लियस नहीं बनाएंगे। तो उनका वाइस प्रेसिडेंटशिप एक
इंडिकेशन है कि यूनाइटेड नेशंस एज अ बॉडी को ये मालूम है कि ईरान के पास ना न्यूक्लियर हथियार है, ना वो उसके करीब हैं। नहीं तो यूनाइटेड नेशंस ये चेयर उनको नहीं देता। तो दिस काउंटर्स अमेरिकन व्यू। ट्रंप का जो सोल पॉइंट था कि हम इसलिए हमला करने गए, यही वो कांग्रेस को बताने वाले कि इमिनेंट डेंजर था, हम पर परमाणु हमला कर सकता था ईरान। ये अपॉइंटमेंट ऑफ ईरान विल काउंटर दैट लॉजिक, और ये बहुत बुरा फंसाएगा ट्रंप के सर। स्टैंड थोड़ा को। और आसान भाषा में इसको समझना चाह रहा हूं, क्योंकि मुझे लग रहा है ये बहुत बड़ी बात है, बहुत डेप्थ में थोड़ा इसको समझना चाह रहा हूं। मतलब मैं जो अभी समझ पाया वो ये है कि परमाणु हथियार ईरान नहीं बनाता है, इसलिए उसे वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया, जिससे वो कहीं ना कहीं अमेरिका को झटका लगाए, क्योंकि अब कांग्रेस की परमिशन अमेरिका लेता हुआ नजर नहीं आएगा अगर परमाणु हथियार को लेकर जो बहाने करके लड़ाई का पूरा समीकरण तैयार किया गया। जी हाँ, एकदम आसान भाषा में एज ए लेमैन अगर मैं बता पाऊं जी कि नॉन प्रोलिफरेशन की, परमाणु हथियारों का कोई भी फैलाव हाँ नॉन परमाणु देशों के द्वारा नहीं किया जाएगा। ये एक ट्रीटी थी ग्लोबल, जिसको बहुत सी कंट्रीज ने साइन किया था, जो यूरेनियम का एनरिचमेंट करते थे फॉर पीसफुल पर्पसेस। तो IAEA के 23 या तहत 32 कंट्रीज हैं शायद सर, मैं जी कंफ्यूज हूं। जी जिसमें से कुछ कंट्रीज ने साइन नहीं किया था और उस पे बहुत चैलेंजेस आए थे उनके ऊपर, वो पता होगा आपको। तो इसकी वजह से अभी यूनाइटेड नेशंस ने इस मामले को फर्दर स्ट्रेंथन करने के लिए कि ईरान उसमें एक कैच की स्थिति में डाला है कि आप साइन कर दीजिए और आप वाइस प्रेसिडेंट बन जाइए, तो यू विल बी वन ऑफ द अथॉरिटीज टू एंश्योर कि न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ना हो, फैलाव ना हो परमाणु हथियारों का। इस वजह से उन्होंने उसको एक ऐसी चेयर दे दी और ईरान ने जल्दी से ले भी ली। लेकिन इसका इफेक्ट अमेरिका के इंटरनल पॉलिटिक्स पे बहुत नेगेटिव पड़ेगा अगेंस्ट ट्रंप, क्योंकि ट्रंप ने यही बोला था कि ईरान परमाणु हथियार ऑलमोस्ट बना चुका है और अभी इसीलिए हम उन पे हमला कर रहे हैं, क्योंकि वो इस परमाणु हथियार का हमारे खिलाफ इस्तेमाल करने वाले थे, इसलिए हमने बिना कांग्रेस से पूछे उन पे अटैक कर दिया। अब जब उनकी कांग्रेस में ये डिस्कशन होगा तो एक बहुत मेजर मुद्दा ट्रंप के अगेंस्ट जाएगा कि देखिए यूनाइटेड नेशंस जो कि ऑफिशियल बॉडी है, जो IAEA से संपर्क में डायरेक्ट, और उन्होंने उसको वाइस प्रेसिडेंटशिप दी है, इसका मतलब कि आपने जो कयास लगाए थे कि परमाणु हथियारों से हमला होगा या ईरान अमेरिका के ऊपर हमला करने वाला, वो फैक्टफुल नहीं है। फिर आप समझाइए कि आपने क्यों हमला किया। ये कोर मुद्दा। जी आप कुछ कह और रहे ये हैं? बहुत बड़ा झटका जो है अब समझ में आ रहा है इसको, आशीष सर जब आपने इसको समझाया कि बहुत बड़ा झटका है। अब ये बहुत दिलचस्प होगा कि आगे अब कैसे ये पूरा महायुद्ध बढ़ता हुआ नजर आएगा। मोनिका बिल्कुल, और कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भी तो आपकी छवि की क्या स्थिति है? आप इससे पहले वेनेजुएला का हमने केस देखा, वहां भी आप जस्टिफाई नहीं कर पाए, उसके बाद आप ईरान पर आके अटैक कर देते, जिसका इम्पैक्ट जो है वो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर सारे कंट्रीज पर पड़ता है। एशियन कंट्रीज को तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। माथुर साहब जी बिल्कुल, इसके अंदर कैसा है कि जो NPT है, NPT पर भारत ने सिग्नेचर नहीं किए हैं, बाकी कई देशों ने सिग्नेचर किए हैं, और जिन देशों ने सिग्नेचर किए हैं उन देशों के अंदर भी न्यूक्लियर वेपन्स वगैरह चल रहे हैं। वैसा भी धीरे धीरे काम चल रहा है उनका, पर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी की हुई है कि हम हथियार फेंकेंगे नहीं, किसी को मारेंगे नहीं, डिस्ट्रक्शन, मास डिस्ट्रक्शन के लिए यूज नहीं करेंगे। ये जो साइन होते हैं इनकी दो प्रकार के डबल स्टैंडर्ड्स यहाँ मेंटेन किए जाते हैं, इंटरनेशनल डबल स्टैंडर्ड्स हैं। अब नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी तो आपने कर ली, पर अब साथ साथ आप न्यूक्लियर वेपन्स भी बना रहे हो तो किसके लिए बना रहे हो? चलाने के लिए बना रहे हो ना, तो इसलिए खर्चा करने की जरूरत नहीं। वन पॉइंट इज दिस। अच्छा, अब जब ये पॉइंट हो गया कि ये ईरान इस पे साइन कर चुका है, इतनी बड़ी स्थिति में आ गया, तो उसको अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बता देना चाहिए दुनिया को, इंटरनेशनल एजेंसीज को बता देना चाहिए कि हमारे पास कोई न्यूक्लियर बम नहीं है, आप आके चेक कर लीजिए। हमने NPT भी साइन की हुई है, अब जाके चेक कर लीजिए, हमारे कोई इस तरीके की चीज नहीं है, हम बिल्कुल ठीक है, अब आप हमसे निगोशिएशन करिए। अब शर्त आती दो चीज की, स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स को लेकर कि नाकेबंदी हटेगी। तो अगर वो ये कहते हैं आगे से कि हम नाकेबंदी खोल देते हैं, हम नहीं कुछ करेंगे जैसा कह रहे हैं ये लोग, अगर कर देते हैं तो अमेरिका को पीछे हटना पड़ेगा। तो अमेरिका भी दूसरे हिस्से पे नाकेबंदी करके बैठा है, उसको पीछे हटना पड़ेगा। दोनों स्थितियां दुनिया के फेवर में है, और ऐसा है कि मैंने पहले पॉइंट बताया कि दोनों के देश की हालत खराब है। इजराइल की हालत भी कमजोर पड़ रही है और ईरान की हालत भी कमजोर पड़ रही है। दोनों में ऐसा है कि इनको शांति वार्ता करना ही पड़ेगी, ये सब में लड़ने की पोजीशन में अब नहीं रहे। बिल्कुल मनोज जी, इसमें एक और चीज जरा आपसे समझना चाहेंगे, ये जो परमाणु प्रसार संधि में ईरान को वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया, इसका इम्पैक्ट, ये जो बातचीत होने वाली है जिसे लेकर अब अमेरिका ये कह रहा है, माफ कीजिएगा, ईरान ये कह रहा है कि पहले हम बातचीत कर लेते हैं, जो आसान मसले वो सुलझा लेते हैं नए प्रस्ताव के हिसाब से, और ये जो परमाणु वाला समझौता ये बाद में कर लेंगे। ओवरऑल इस बातचीत पर इस चीज का क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है?
आवाज आ रही है मनु सर? हाँ, आपकी आवाज आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से वार्ता हो रही है और इस समय इस तरह का पोजीशन मुझे लगता है ईरान को देना सभी को स्तंभ कर रहा है। हालांकि अमेरिका के लिए तो ये बहुत बड़ा सेटबैक होगा। हम लोगों ने देखा कि कुछ मंथ पहले जो है पाकिस्तान को भी जो है यूएन में जो है एंटी टेररिज्म कमेटी का जो है वाइस चेयर दिया गया था। तो इसको लेकर के भारत का भी एक ऑब्जेक्शन था कि जो टेररिज्म को बढ़ाता है, पाकिस्तान इज नोन फॉर स्प्रेडिंग टेररिज्म, और उसको जो है वो बढ़ावा देता है, और वो कैसे वाइस चेयरमैन बन सकता है। तो मुझे लग रहा है कि ये शॉकिंग है, सभी के लिए भी है कि अभी वार्ता चल रही है और इस पे जो ईरान अभी कुछ वार्ता एक ठोस जो है वार्ता के दौरान कुछ ऐसा बात बोला नहीं है अमेरिका को टॉक के दौरान, या एक मैसेज भी वर्ल्ड को ऐसा नहीं देना चाह रहा है कि हम कम्प्लीटली जो है वो न्यूक्लियर बम नहीं बनाएंगे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस समय इस तरह का जो चेयरमैन और वाइस चेयरमैनशिप ईरान को इस तरीके से अगर वाइस प्रेसिडेंट बना रहे हैं तो इससे ईरान का पक्ष क्या मजबूत होगा? वो दबाव जो अमेरिका लगातार बना रहा है परमाणु समझौते के लिए, वो दबाव अब अमेरिका नहीं बना पाएगा, कुछ ऐसी स्थिति? पक्ष मजबूत तो होगा, लेकिन एक दबाव अपने उनके पे भी एक दबाव बनेगा कि चूंकि आप जो वाइस चेयरमैन चेयर का जो आपका जो पोजीशन मिला है इसको लेकर के आपको क्लियर करना पड़ेगा वर्ल्ड कम्युनिटी के सामने। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से यूरोपियन कंट्री भी किसी न किसी रूप में ईरान को एक सहानुभूति या पॉजिटिव वे में जो है स्टैंड किया हुआ है, और नाटो कंट्रीज हम लोगों ने देखा ही। और मुझे ऐसा लग रहा है कि एक दबाव बनाने के लिए भी अमेरिका पे इस तरह का मुझे लग रहा है कि इसको पोजीशन में मिला साहिब साहब, इसे अमेरिका को हम झटके के तौर पर देख रहे हैं, इसे ईरान की जरा कॉन्टेक्स्ट में समझाइए। साहिब साहब, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी 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 जी। तो हाँ, तो ईरान की तरफ से भी उनको एक बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन मिल गया है ये बताने के लिए अपने मित्रों को कि अमेरिका द्वारा किया गया हमला और उसके पीछे के कारण अनजस्टिफाइड थे और इसलिए इलीगल थे। इसमें लेकिन ये समझना पड़ेगा कि अमेरिका का जो नी जर्क रिएक्शन आया है उस पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। देखें, ये जो एनपीटी है इसके सिग्नेटरीज 150 से ज्यादा कंट्रीज हैं, पहली बात। हम नहीं है। दूसरा, ये जो वाइस प्रेसिडेंटशिप, वाइस चेयरमैनशिप मिलती है, ये एक कंट्री को नहीं मिलती है। एट वन टाइम देयर आर मेनी कंट्रीज। मेरे ख्याल इस समय भी 25-30 से ज्यादा कंट्रीज वाइस चेयरमैनशिप पे होंगी, क्योंकि ये जॉइंट बहुत मेजर, इनका टास्किंग जो होता है, इनके जो चार्टर्स होते हैं वो बड़े मेजर होते हैं। जो न्यूक्लियर पावर्स हैं वो न्यूक्लियर वेपन्स को इधर उधर ट्रांसफर नहीं करते। फिर जो नॉन न्यूक्लियर हैं वो बियॉन्ड ए सर्टेन लेवल इनरिचमेंट नहीं करते। फिर धीरे धीरे इसमें ये भी व्यवस्थाएं थी कि जिनके पास जितने भी न्यूक्स हैं उनको धीरे धीरे करके खत्म किया जाएगा विद डिक्लेयर्ड। इसका चेयरमैनशिप अपने आप में एक जो मैसेजिंग है वो मुद्दा है कि ईरान के फेवर में ये मैसेजिंग है कि भाई यूनाइटेड नेशंस एज अ बॉडी ये जानता है कि ईरान एनपीटी सिग्नेटरी है और अब उसको चेयरमैनशिप दी गई है अलॉन्ग विद सम 25-30 मोर कंट्रीज। मुझे एग्जैक्ट फिगर्स नहीं याद है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यूनाइटेड स्टेट्स का जो मेन रीजन टू अटैक ईरान था वो जस्टिफाइड नहीं है और अनलॉफुल है, ये मेन है। और ईरान के लिए इसको एक बड़ा मेजर बूस्टर माना जाएगा। मोनिका जी, इस बीच एक अपडेट आ रहा है और वो बताते चले जरा दर्शकों को। अमेरिकी विदेश मंत्री का ईरान को सख्त संदेश है। अमेरिकी विदेश मंत्री का ईरान को सख्त संदेश। ईरान पर लगाए जा सकते हैं ज्यादा प्रतिबंध, ये मार्को रूबियो की तरफ से कहा गया। अमेरिका ईरान पर लगातार दबाव डाल रहा है और मार्को रूबियो की तरफ से कहा गया है कि ईरान पर और ज्यादा प्रतिबंध जो है वो लगाए जा सकते हैं। सख्त संदेश अमेरिकी विदेश मंत्री की तरफ से। क्यूबा वाली कहानी जो है एक बार दोहराने की कोशिश जो है अमेरिका इस वक्त करता हुआ नजर आ रहा है। इसको माथुर साहब का रुख करते हैं। माथुर साहब, क्यूबा में सैंक्शंस लगाकर पूरी तरह से खत्म करने का काम जो है अमेरिका ने किया, अंधेरा वहां पर छा गया, अंधेरा कायम है वहां पर। अब अगर बात की जाए ईरान की, और फिर कह रहे हैं कि हम सैंक्शंस लगा देंगे, क्या वही स्थिति है, वही स्ट्रेटेजी है, या वो लगा पाएंगे नहीं लगा पाएंगे? नहीं, बिल्कुल। देखिए, ऐसा सैंक्शंस, इनके पास एक रास्ता है अमेरिका का कि सैंक्शंस लगा के ये दबाव में लेते हैं। अभी अमेरिका के अंदर जो प्राइवेट कंपनीज है, जैसे ये जनरल मोटर्स वगैरह इस तरह की कंपनी जो आर्म्स बनाती हैं, इनके ऊपर सैंक्शन लगा रही है अमेरिकन गवर्नमेंट कि तुम हथियारों को सेल
इस कंट्रीज को नहीं करोगे, और करने के पहले हमें बताओ कि इस कंट्री को हथियार के पार्ट्स बेच रहे हो या वो पार्ट्स बनाते हैं वो लोग, तो आप किन कंट्रीज को देने वाले हो पहले बताओ गवर्नमेंट को। तो ये एक दबाव का एक तरीका। दूसरा, क्यूबा को उन्होंने दबाव में ले लिया, तो क्यूबा के शासन अध्यक्षों ने सरेंडर कर दिया ऑलमोस्ट ऑल कि भाई हमें मारो मत, हम आप जो कहोगे मानने को तैयार है। तो अब ताकतवर वहां ऐसा नेता नहीं है उनके देश के अंदर, जैसे फिडेल कास्ट्रो था, तो लड़ा काफी साल दिन से, पर अब ये लड़ने वाले नेता नहीं रह गए, या इस तरीके के नेता खड़े कर लिए जो लड़ने वाले थे ही नहीं। तो अब स्थिति बहुत बदल गई है। अब यही स्थिति ईरान में चाह रहे हैं ये लोग। ईरान के अंदर क्या है कि जो वहाँ टॉप ब्रास है वो तो लगभग खत्म कर दी गई। अब रह गए जो उस समय प्रेसिडेंट है वो IRGC के दबाव में, बस IRGC खाली एक ऑर्गेनाइजेशन है जो लड़ रहा है वहाँ पे। IRGC के टॉप कमांडर्स में से अभी एक नाम जो इस समय आया है अहमद अहमद वाहिदी जो है एक अभी नेता बने, उनके जो मिलिट्री कमांडर थे वो बने नेता बने हुए हैं। जिस दिन इनको एलिमिनेट कर दिया, ये इनके साथ को 2003 के लोग खत्म कर दिए, तो इनके पास दूसरा चेहरा नहीं है। दूसरा, ईरान अभी भी आतंकवाद को दुनिया में चलाना चाहता है। ये एक गड़बड़ चीज जो ईरान की है, वो आतंकवाद को चलाना चाहता है। अब आपको याद होगा कि ओसामा बिन लादेन नाम का एक अलकायदा का फाउंडर और एक दुनिया भर का प्रसिद्ध आतंकवादी माना चाहिए, जिसको बाद में अमेरिका ने न्यूट्रलाइज किया। इसका एक बेटा है, उसका नाम है हमजा। सुन रहे हैं आप? हमजा, सबको याद आ गया, पिक्चर समझ में आ गई। हमजा नाम का लड़का ये ईरान में पाला जा रहा है, और इसको आगे जाके दुनिया में आतंकवाद का चेहरे के रूप में ईरान प्रोजेक्ट करना चाहता है। तो ये जो स्थिति पूरी दुनिया के सामने बढ़ रही है, एक जो प्रकृति है, ये आतंकवाद कोई रास्ता नहीं है, इसको खत्म करना चाहिए, और इसको खत्म करने के लिए दबाव बनाना बहुत जरूरी है। इन लोगों को इसका दबाव में रखना बहुत जरूरी है। हाँ, बाकी चीजें ठीक है, सैंक्शंस के अब मानोगे नहीं तो सैंक्शंस लगेंगे आपके ऊपर। वो तो रियायत की उम्मीद कर रहे हैं और उन पर और सैंक्शंस की बात हो रही है। अब इस तरह के स्टेटमेंट्स जो ये अमेरिका की तरफ से आ रहे हैं, ऐसे में ये जो बातचीत होने वाली है, क्योंकि अभी ईरान का रुख थोड़ा सा नरम नजर आ रहा है, वो जिस तरह की कंडीशन में बात चाहता है वो थोड़ी फिजिबल नजर आती हैं, पर अमेरिका की तरफ से इस तरह के स्टेटमेंट्स, क्या ये बातचीत एक बार फिर से फंस जाएगी मनोज जी? मुझे ऐसा लग रहा है कि अमेरिका का जो अप्रोच शुरू से ही रहा है कि हम इसको डिक्टेट करेंगे इस टॉक को, और धमकाएंगे भी और टेबल पे भी लाएंगे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब ये न्यू बात नहीं रहा अमेरिका के लिए, जिस तरह से उसका शुरू से ही ऐसा अप्रोच रहा है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से ईरान का जो 3 पॉइंट्स एक प्रपोजल आया है अमेरिका के लिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में डिस्कशन होगा, क्योंकि पिछले समय में हम लोगों ने देखा कि अमेरिका के साइड से पहले प्रपोजल आता था और इनिशिएटिव आता था जो कि पाकिस्तान इस इशू को आगे बढ़ाता था। लेकिन ये एक पॉजिटिव कहा जा सकता है कि ईरान के साइड से भी इस तरह का अगर प्रपोजल आता है, और जिस तरह से ईरान जो है। ठीक है मनोज जी, वापस लौटते हैं विकास के पास। बहुत बड़ी खबर है, विकास का रुख करते हैं। विकास, इस वक्त US ईरान बातचीत पर बहुत बड़ी खबर आ रही है कि ईरान का प्रस्ताव ठुकरा सकते हैं ट्रंप की बैठक में ईरान के प्रस्ताव पर चर्चा हुई है, और ऐसी खबरें आ रही है कि वो जो ईरान ने प्रस्ताव किया है उसको ठुकरा सकते हैं। उन्होंने कहा कि पहले न्यूक्लियर मुद्दा सुलझाने की मांग जो है वो रखी। उन्होंने कहा पहले न्यूक्लियर मुद्दा सुलझाया जाए, उसके बाद बात करेंगे। वहीं दूसरी तरफ हिजबुल्लाह के ठिकानों पर IDF की कार्रवाई जारी। करीब 20 ठिकानों को जो है इजराइल ने जो निशाना बनाया, और हिजबुल्लाह पर IDF की ताबड़तोड़ हमले जो है वो लगातार किए जा रहे हैं। जो है बैक टू बैक ब्रेकिंग खबरें आ रही हैं। जी बिल्कुल, देखिए अब ऐसा लग रहा है कहने के साहिब साहब, ये जो कहा गया है, ये जो जानकारी मिल रही है कि ईरान का प्रस्ताव ठुकरा सकते हैं, और ईरान जिस मसले को कह रहा है ना कि न्यूक्लियर पे बाद में बात कर लेंगे, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ट्रिकी है, राइट। अब यहाँ पर अमेरिका कह रहा है कि पहले तो इसी पर बात होगी। ऐसे तो लग रहा है बात हो ही नहीं पाएगी। फिर वही अगला वही आया सर कि यार नहीं, जो तुमने बोला स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ नहीं मानूंगा, पहले न्यूक्लियर लाओ, न्यूक्लियर पर बात होगी। हाँ आशीष, इसमें 3 चीजें। एक, जो आप सैंक्शंस की बात कर रहे थे मार्को रूबियो के द्वारा, उसमें जो इनका टैक्स डे हुआ था पिछले हफ्ते, अमेरिका का टैक्स डे होता है, उस दिन उनके जो सेक्रेटरी ट्रेजरी हैं बेसेंट ने ये अनाउंस किया था ऑफिशियली ऑन कैमरा कि हम सेकेंडरी सैंक्शंस लगाएंगे। रूबियो चूंकि उस डिपार्टमेंट के नहीं है तो शायद उनको ये नहीं पता होगा टेक्निकल। सेकेंडरी सैंक्शंस का मतलब होता है ईरान पे सैंक्शंस तो ऑलरेडी अमेरिका ने लगा रखे थे, और अब सेकेंडरी सैंक्शन का मतलब कि अगर ईरान अपने सैंक्शंस को फॉलो नहीं करता है और बैक चैनल से कुछ ट्रेड करता है या ऑयल सेल करता है, तो जिस कंट्री को करेगा, चाहे वो चाइना हो या कोई भी अफ्रीकन कंट्रीज को सेल करते, उन कंट्रीज के खिलाफ भी एक्शन लिया था। लेकिन इसमें ट्राइपार्टाइट हो जाता है, बायलैटरल नहीं रह जाता। अमेरिका के पास कोई ऐसा इंटरनेशनल अधिकार नहीं है कि वो इस तरह के सैंक्शंस
डायरेक्टली लगा सके, जो कि यूनाइटेड नेशंस के एओआर में, एरिया ऑफ रिस्पांसिबिलिटी में आता है। अमेरिका अपनी तरफ से सैंक्शन ईरान पे लगा सकता है, लेकिन बेसेंट ने बोला हम सेकेंडरी सैंक्शन, मतलब जो वायलेट करती हुई कंट्रीज पाई जाएंगी ईरान के साथ ट्रेड करती ऑयल की, उस पे भी लगाएंगे। मतलब जो हम लोग सैंक्शंस वाली खबर बता रहे थे सर, आप वो कह रहे हो वो सेकेंडरी सैंक्शंस की बात हो रही है, राइट? जी 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 जी। तो जो अभी मार्को रूबियो का स्टेटमेंट आपने दिखाया कि हम सैंक्शन लगाएंगे जी। और बड़े सैंक्शन लगाएंगे। हाँ। बड़े का मुद्दा नहीं, सेकेंडरी सैंक्शन, कि अगर ईरान पीछे से कुछ गलत करता भी है तो जिस कंट्री के साथ पाया जाएगा, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाइना हो, अफ्रीका, तो उन पे भी सैंक्शंस लगाए जाएंगे। ये मुद्दा था एज फार एज सैंक्शंस है कंसर्न। अभी तो रिसेंट में सर हमने टैरिफ को लेकर भी सुना ना कि जो हथियार मुहैया कराएगा ईरान को उस पर हम टैरिफ लगा देंगे, टैरिफ बढ़ा देंगे। तो इस तरह के स्टेटमेंट्स लगातार आ रहे हैं, बट इन्हें कितना सीरियसली लेना चाहिए? ये काफी इंपैक्टफुल होगा मोनिका, इसको सीरियसली लेना पड़ेगा, क्योंकि अभी स्टेट में कई देशों के पास एनर्जी क्राइसिस इतनी सीरियस है कि वो और किसी भी किस्म का एडिशनल सैंक्शन, पिछले 60 दिनों में 59 दिनों में चीजें बहुत बदल गई हैं, लेकिन चूंकि इंडिया अभी उससे इंसुलेटेड है, हमारी गवर्नमेंट का सुपीरियर मैनेजमेंट रहा है एनर्जी क्राइसिस मैनेजमेंट को जिस तरह से अनयूजुअली सक्सेसफुल तरीके से अभी तक मैनेज किया, अनलाइक मेनी अदर कंट्री जो बहुत सीरियस एनर्जी क्राइसिस से गुजर रही है, चाहे वो तेल के एनर्जी के दाम हो, या उनकी उपलब्धता हो, या उनका एयर ट्रेवल हो, एटीएफ हो इत्यादि, तो उसमें अभी जाने का वक्त नहीं होगा। दूसरा, अमेरिका इस समय बहुत ग्रॉसली अपर हैंड लेकर चल रहा है, क्योंकि अगर उन्होंने इनकी नाकाबंदी तेल की कुछ दिनों तक और जारी रखी तो ईरान घुटनों पे आ जाएगा पहली बार। अभी तक ये, इसीलिए पिछले 2 दिनों से आप इनका डेस्परेट मूवमेंट्स देख रहे हैं कि किसी तरह से ये नाकेबंदी हट जाए। घुटनों पर आने के मायने क्या ये समझे कि वो जो न्यूक्लियर पहले बात करने की मांग अमेरिका कर रहा है, ईरान को राजी होना पड़ेगा उस पर? एब्सोल्युटली, इसका इस समय मेक या ब्रेक पॉइंट पे है मोनिका हम लोग, और अमेरिका अगर इसको सस्टेन कर ले गया, चांसेस हैं, जैसे इंडिकेशन आपके रिपोर्टर ने भी बताया कि वो शायद इस बात को नहीं मानेंगे, जहां की डेस्परेट मूव के तहत इन्होंने बोला है ईरान ने कि हम खोल देंगे हॉर्मुज, आप भी खोल दो, क्योंकि उनका जो ऑयल बर्स्ट होने वाला है उसको किसी तरह से बचाना चाह रहे हैं, क्योंकि उसकी कोई टेक्नोलॉजी उनके पास उपलब्ध नहीं है, पूरे सिस्टम को रोकना पड़ेगा और वो बहुत मैसिव पनिशमेंट होगा ईरान के लिए। तो वो डेस्परेटली 3 जगहों से लौट कर, लेकिन आप देखें पुतिन के वक्तव्य को जो आपने दिखाया, एक शब्द भी अमेरिका के खिलाफ नहीं बोला, एक शब्द भी युद्ध के खिलाफ नहीं बोला, और एक बार भी हॉर्मुज खोलने की बात नहीं की। इतनी मेजर मीटिंग के बाद तीनों मुख्य मुद्दों पर पुतिन एकदम साइलेंट थे। बायलैटरल बातें की कि हम आपके साथ खड़े हैं, आपकी जनता बहुत परेशानी से गुजर रही है, हमें उम्मीद है कि वो ठीक हो जाएंगे, बट ही डिड नॉट। लावरोव जो वहां के फॉरेन मिनिस्टर, जो मेन थिंक टैंक का हेड है, जो पुतिन के बहुत क्लोज हैं, बहुत ही सीजन्ड पॉलिटिशियंस हैं ये लोग, इनका एक एक शब्द कैलिब्रेटेड होता है और उसके बाद उसको इशू किया जाता है, अनलाइक मिस्टर ट्रंप। तो ये बहुत मेजर डेवलपमेंट्स हैं, एंड एट दिस स्टेज अमेरिका हैज अ क्रॉस अपर हैंड। जी, इस बीच एक और बड़ी खबर, इजराइल पर हिजबुल्लाह के ताबड़तोड़ हमले जो है वो देखने को मिल रहा है। ड्रोन के जरिए इजरायली सेना पर हमले किए गए, राहत दल पर ड्रोन के जरिए बम बरसाए गए हैं। साथ ही साथ घायलों को निकालने के लिए इजरायली हेलीकॉप्टर जो आया हुआ था। और हिजबुल्लाह क्या कह रहा है? हिजबुल्लाह कह रहा है कि इजराइल के धोखे का हमने जवाब दिया है। मोनिका, बिल्कुल, तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे, हिजबुल्लाह के ताबड़तोड़ अटैक जो है वो इजराइल पर हुए हैं, और इजराइल पर ताबड़तोड़ अटैक जो है ड्रोन के जरिए इजरायली सेना पर ये हमले किए गए हैं, राहत दल पर ड्रोन के जरिए बॉम्ब बरसाए गए हैं। एक बार विकास का रुख करते से लेकर, विकास क्या कुछ जानकारी है, क्योंकि कल भी हम इस तरह की जो खबरें सुन रहे थे लगातार इजराइल की तरफ से हिजबुल्लाह पर अटैक, अब ये एक रिटालिएशन अटैक? जी बिल्कुल, देखिए लगातार हम बात करते आ रहे हैं कि बेशक संधि की बात, जो शांति वार्ता की बात तो चल रही है ईरान और यूएस में, लेकिन कहीं ना कहीं इजराइल और लिबनान का जो मसला है, या इजराइल और हिजबुल्लाह का जो मसला है जिसे कहेंगे, वो कहीं ना कहीं एक रोड़ा बन रहा है इस पूरे मामले में। क्योंकि जहां पर इजराइल को यूएस का साथ मिल रहा है, वहीं पे हिजबुल्लाह को ईरान का IRGC का साथ मिल रहा है। तो ऐसे में एक तरफ देखें, एक मंच पर संधि की बात चल रही है और एक मंच पर जो है लगातार हमले चल रहे हैं। और ऐसे में जिस तरह से कल हिजबुल्लाह पर हमले किए गए थे देर रात जो IDF द्वारा, जिसमें कई 20 ठिकानों पर हमले किए थे, उसकी रिटेलिएशन अब हिजबुल्लाह द्वारा की जा रही है। मैं लगातार यही कह रहा हूं कि कहीं ना कहीं आकर थोड़ी देर के लिए इन चीजों को रोकना पड़ेगा, तभी कोई शांति वार्ता का हल निकल पाएगा। एक प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स और इस तरह हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच में जो लगातार हमले चल रहे हैं, कुछ देर के लिए टेम्परेरी को रोकना पड़ेगा। एक बार
इसका यूएस और ईरान का मसला सॉर्ट आउट हो जाता है तब बाकी चीजों पे देखा जाए, क्योंकि फिलहाल अभी यूएस और ईरान का जो मसला है पूरी दुनिया के लिए, जिससे हमारे गेस्ट बता रहे हैं, आने वाले समय में पूरी मनोज दुनिया जी, के लिए आर्थिक संकट ये और जो गहरा हो हम देख सकता रहे है। हैं इजरायली सेना अटैक कर रही है, अब हिजबुल्लाह की तरफ से भी जो रिटालिएशन हो रहा है, इसका कोई इम्पैक्ट पड़ेगा सीज फायर पर जो भी लेबनान और इजराइल के बीच में है? मनोज जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? मुझे ऐसा लग रहा है कि इम्पैक्ट तो नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये जब से ये युद्ध शुरू हुआ है तब से जो है इस तरह की घटना घटी है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ईरान ने फिर जो 3 पॉइंट रखा है उसमें ये भी बोला है कि लेबनान पे हमला जो है इजराइल को रोकना ही पड़ेगा अगर टॉक अगर कंटिन्यू करना चाहते हैं। तो मुझे लग रहा है कि ईरान जो है अभी भी दबाव जो है इजराइल पे बनाया जा रहा है, और अमेरिका के साथ वार्ता शुरू तभी होगा जब हिजबुल्लाह पे जो है जो बम अटैक हो रहा है वो जो है वो कम होगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ अमेरिका को मानना ही पड़ेगा, और आने वाले समय में हम लोग देखते हैं अगर ये सेकेंड राउंड ऑफ टॉक अगर होता है तो अमेरिका जरूर इजराइल पे दबाव बनाएगा कि हमला जो है कम किया जाए, क्योंकि इससे जो है दोनों को हानि हो रहा है। इससे इजराइल भी डिस्टर्ब हो रहा है, इजराइल के भी सैनिक मारे जा रहे हैं, जिस तरह से हम लोगों ने देखा कि एक सैनिक डेथ हुआ था और 6 लोग घायल हुए थे। बट मनोज जी, इजराइल तो डेलिबरेटली अटैक कर रहा है हिजबुल्लाह पर, उसका तो मकसद ये कि हिजबुल्लाह का खात्मा करना है, उसके जो जितने भी उसके ठिकाने हैं उन्हें नेस्तनाबूद करना है। मुझे ऐसा लग रहा है कि हिजबुल्लाह इतना कमजोर नहीं है, कि इजराइल अगर चाहे और उसको कमिंग 10 डेज में 15 डेज में खत्म कर ले। मुझे ऐसा लग रहा है कि जब तक ईरान पे दबाव नहीं बनेगा, कि जिस तरह से ये एक मैसेज आते रहा है कि जो है ईरान जो है असिस्टेंट देते रहता है हिजबुल्लाह को, और डिफरेंट कंट्रीज भी उसको देते रहता है, जब तक वो जो वेपन का जो सप्लाई है वो हिजबुल्लाह के पास जाते रहेगा और इजराइल कुछ नहीं कर पाएगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हिजबुल्लाह जो है एक पॉलिटिकल प्रोसेस में भी जो है लेबनान में है, तो ये एक छोटी बात नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि एक दबाव आने वाले समय में इजराइल पे जरूर बनेगा अगर सेकेंड राउंड ऑफ टॉक अगर शुरू होता है। और जिस तरह से अमेरिका में भी मुझे ऐसा लग रहा है कि जो फायरिंग की घटना घटी है वहाँ के लोगों में ट्रम्प के एडमिनिस्ट्रेशन के प्रति जरूर एक डिसअपॉइंटमेंट है, जिस तरह से घटना घटी, और उस मैसेज भी सामने आया हुआ है कि वहाँ के लोगों में जो है जो ईरान युद्ध चल रहा है इसको लेकर के वो लोगों का भी एक मानना है कि इसको जो है बंद होना चाहिए। जिस तरह से मार्केट डाउन हो रहा है, जिस तरह से महंगाई बढ़ रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में अगर मान लीजिए कांग्रेस में अप्रूवल भी अगर ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन को मिल जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे लग रहा है कि ट्रम्प के लिए जो है आसान नहीं होगा इस युद्ध को कंटिन्यू करना, क्योंकि हमने देखा कि जर्मनी के चांसलर का भी एक स्टेटमेंट आया हुआ था कि अमेरिका को एक ठोस प्रपोजल ईरान के सामने एक रखना चाहिए या वर्ल्ड के सामने एक रखना चाहिए ताकि पीस प्रोसेस आगे बढ़ सके। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वो भी किसी न किसी रूप में अमेरिका पे जरूर दबाव बना रहे हैं, और जिस तरह से ईरान का जो सेकेंड वाला जो रुख रहा है कि हम कॉन्सेंसस बनाए इन फेवर अपने फेवर में डिफरेंट कंट्रीज को लाएं, जिस तरह से रशिया गया, और मुझे ये भी लग रहा है रशिया का आपने जिक्र किया मनोज जी, मैं इस पर एक रिएक्शन आशीष सर से लेना चाह रहा था। हालांकि मैं पहले पूछना चाह रहा था, मैं एक बार फिर से वहां चलता हूं। रशिया खुलकर सामने आया सर, ये मुलाकात हुई है, और हम लोग तो पहले ये भी कह रहे थे कि चलो ठीक है रशिया जो है डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम खेल रहे थे, लेकिन अब तो खुलकर सामने आया और कह रहा है कि ये तो अपनी आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं और संप्रभुता के लिए लड़ रहे हैं, तो ये ठीक है। इतना खुलकर सामने आ जाना अमेरिका के लिए ये क्या दर्शाता है? आशीष, एक्सपीरियंस एंड एक्सपोजर का डिफरेंस है। ये जो खुलकर सामने आया है रशिया, ये सिर्फ ऑप्टिक्स है। रशिया ने वीटो तक नहीं किया उस प्रस्ताव के खिलाफ जो 135 देशों ने ईरान के द्वारा वेस्ट एशियन कंट्रीज पे किए गए हमले की भर्त्सना करने के लिए पुटअप हुआ था और पास हो गया। रशिया डिड नॉट वोट अगेंस्ट द मोशन। उसने वीटो पावर का इस्तेमाल नहीं किया। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 135 देशों ने ईरान के हमले की भर्त्सना, उसमें अमेरिका और आईडीएफ के ईरान पे हमले का जिक्र भी नहीं था उस प्रस्ताव में, और उस पे चाइना और रशिया ने
वीटो नहीं यूज किया और वो प्रस्ताव पास हुआ। ईरान के द्वारा वेस्ट एशियन कंट्रीज पे किए गए हमलों की निंदा की गई, भर्त्सना की गई। दूसरी तरफ उन्होंने एक बार भी ये स्टेटमेंट नहीं दिया है कि अमेरिकी हमला अनलॉफुल है। उन्होंने बोला है शांति किसे करें, रोक दें, युद्ध ना करें, बैठ के बातचीत करें। बट ये ऑप्टिक्स के लिए, चूंकि ईरान फोर्स करके उनके पास गया था, मॉस्को ने उनको बुलाया नहीं था। हाँ, मॉस्को ने बहुत पहले ये बोला था कि अगर उनको अपना यूरेनियम रखना है तो हमारे पास रख सकते हैं, लेकिन दे डिड नॉट इनवाइट देम। ईरान ने फोर्स किया था एक नया गेट खोलने के लिए, और उसके बाद उनको जितने फायदे हैं आशीष, उनका तेल बिक रहा है विदाउट सैंक्शंस, ऑफिशियली, लीगली। यूक्रेन का गोला बारूद कम हो रहा है, वो सारा वेस्ट एशिया भेज रहा है अमेरिका। हाँ। ये उससे उनको डायरेक्ट फायदा है। हाँ। और तीसरा, वो यूक्रेन में अंदर पुश कर रहे हैं। विंटर आने से पहले उनको और लैंड चाहिए, ताकि लास्ट में जब डील हो यूक्रेन रशिया की, तो वो ज्यादा लैंड पे उनसे ज्यादा लैंड कैप्चर करके बैठ पाए। पहली बात। दूसरी, एक मोनिका 30 सेकेंड जी, ये जो आईडीएफ का चल रहा है, उसको हिजबुल्लाह मिलिट्री विंग डेस्परेटली रोकना चाहता है। मुलाकात जो लेबनान प्रेसिडेंट और बेंजामिन नेतन्याहू के बीच अमेरिका में होने के लिए प्रपोज्ड है बिफोर ट्रम्प चाइना विजिट, इसलिए वो कल उन्होंने एक बड़ा मेजर हमला किया आईडीएफ पे परसों, जिसमें एक हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू करना पड़ा एक आईडीएफ की टीम को। लेकिन एट द सेम टाइम लिटानी रिवर के दोनों तरफ आईडीएफ अपना फर्म ग्राउंड ग्रीन जोन बना रहा है, येलो जोन, जहां पे वो स्थापित रहेंगे, और वहां से निकाल के हिजबुल्लाह के लोगों को घरों से निकाल के उनकी छोटी छोटी क्लस्टर टाउनशिप को डिमोलिश करके आईडीएफ वहां डिगिंग डीप कर रहा है। जी मोनिका। बिल्कुल, यानी जैसा आपने जिक्र किया, रशिया कहीं ना कहीं अभी भी न्यूट्रल एक पोजीशन उसने ली हुई है। इस बीच ईरान पर बड़ा फैसला ले सकते हैं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। ईरान पर बड़ा डिसीजन ले सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप। व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में हाई लेवल मीटिंग, नेशनल सिक्योरिटी फॉरेन पॉलिसी टीम के साथ मीटिंग, और मीटिंग में ईरान के नए शांति प्रस्ताव पर चर्चा हुई। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, ईरान के नए प्रस्ताव पर फैसला जो है वो लिया जा सकता है डोनाल्ड ट्रंप द्वारा। व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में हाई लेवल मीटिंग, और इसमें ही चर्चा के दौरान वो जो न्यूक्लियर वाली बात थी निकलकर सामने आई थी मोनिका, जिसमें कहा गया कि पहले इस पर बातचीत होनी चाहिए। इस मीटिंग के क्या माने और निकाले जाएं माथुर साहब? कि अच्छा है कि एक तरीके से शांति वार्ता का प्रस्ताव रख रहे हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि ये शांति वार्ता जो है, सीज फायर भी कंटिन्यू करेंगे और शांति वार्ता भी बातचीत के लिए बैठेंगे, वो करेंगे ये लोग, क्योंकि इनके सामने अभी लड़ना कोई अच्छा रास्ता नहीं है। और दूसरा, इनके पास रास्ता ऐसा है कि ये घेर रहे हैं देश को, सैंक्शंस लगा के, उनके अंदर जो आपस में झगड़े हैं उनको खड़ा करके, अंदर जो रेजिम्स हैं उनके अंदर डिस्प्यूट्स खड़ी करके। तो ये अदर मैटर्स जो यूज कर रहे हैं, पॉसिबल वॉर्स के जो अदर तरीके हैं, उनका इस्तेमाल जो कर रहे हैं, ये तरीका इनको ठीक लग रहा है कि ये तरीका भी ठीक है। वैसे भी लड़ाई ऐसी होनी चाहिए जहाँ खून खराबा कम हो। और दूसरा एक क्या है कि ईरान एक कोशिश कर रहा है कि उनके जो एनर्जी सेक्टर्स हैं, जहाँ एनर्जी के स्टेशन हैं, वहाँ मास पब्लिक को खड़ा कर रहा है, जनता को लाके खड़ा करा जाएगा, और अटैक होगा तो जनता के ऊपर अटैक होगा, तो उसको सिविलियन अटैक बताया जाएगा। तो उस चीज से बचने के लिए अमेरिका सब रास्ते निकाल रहा है, वरना ईरान के अंदर ये कोशिश है कि अब दुनिया को दिखाया जाए कि हमारी जनता को मारा जा रहा है, और जनता जो है वो अमेरिका जो ईरान को बाकायदा सर इसके लिए मैसेजेस सर्कुलेट हुए अभी पिछले गुरुवार को जनता के बीच में ये बताने के लिए कि हम एकजुट हैं और ना हम कट्टरपंथ की तरफ है, ना हम उदारवादी हैं, हम एक नेशन है। ये जनता को मैसेज जो है वो भेजे गए हैं। ये बिल्कुल खाली स्टेटमेंट्स हैं ये, क्योंकि जनता से तो क्या लाना पड़ेगा, आखिरकार दुनिया को दिखाने के लिए बताना पड़ेगा कि जनता हमारे ठीक है, हमारी जनता हमारे खिलाफ नहीं है, जबकि जनता बहुत दुखी है वहाँ की, बहुत बुरा हाल है वहाँ की जनता का। तो इसलिए ऐसे में ये इन लोगों का इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये तरीका इनके फेवर में जा रहा है। मतलब युद्ध हो रहा है नहीं हो रहा तो कौन हार जीत रहा है, पर ये अमेरिका और इजराइल के फेवर में जा रही है चीज। जनता आ रही है सामने, और ये जो पब्लिक वहाँ की जो रिजीम बैठी हुई है इसके खिलाफ है। ये बात समझ के चलिए कि रिजीम जो वहाँ बैठी हुई है, ईरान में जो भी लोग बैठे हैं सब IRGC वगैरह जो पावरफुल बनते बैठे हैं, ये थोड़े दिन में इनकी पिटाई होनी शुरू होगी, और ये स्थिति आप देखिए थोड़े दिन के अंदर हालात बदलेंगे, और यही लोग चाहते हैं। अभी रशिया का कुछ नहीं बोलना, तो वहाँ की ड्रोन जो इंडस्ट्री है ईरान की, उसको खाली एकमात्र खरीदार रशिया है, और रशिया सारे खरीद के आर्म्स जो फेंकता था, ड्रोन यूज करता था यूक्रेन के ऊपर। ये जो पूरा इस समय जो हालत जो थी, और बाकी पेट्रोल का धंधा अलग था उनका, तो ये सब कमाई उनके सैंक्शंस तो ईरान के ऊपर समझिए 1953 से चल रहे हैं, तो सैंक्शंस को समझते हैं क्या है। 79 के बाद उनके ऊपर ज्यादा सैंक्शंस लगे, फिर अब तो सैंक्शंस हाई लेवल पर है। बिल्कुल, सेकेंडरी सैंक्शंस की तैयारी जो है निकलकर बातें सामने आई थी, जैसा कि आशीष सर ने क्लियर भी किया है। वापस लौटूंगा, बड़ी खबर, अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का भी बड़ा बयान सामने आया है, और रूस को आर्थिक परमाणु हथियार ईरान इस वक्त बना रहा, दुनिया के खिलाफ
हॉर्मूज का इस्तेमाल कर रहा है ईरान, ये मार्को रूबियो साहब कहते हुए नजर आ रहे हैं। अब यहां पर दो सिचुएशन है मोनिका, एक तो ये कि नाकाबंदी करके कौन इस्तेमाल कर रहा है या क्या मैसेज देने की कोशिश है, दूसरी तरफ हॉर्मूज को लेकर जिस तरह की तस्वीर ईरान की तरफ से भी पेश की जा रही है वो भी सवाल अपने आप में उठा रहा है। बिल्कुल मनोज जी, ये जो स्टेटमेंट है मार्क रूबियो का कि हॉर्मुज को आर्थिक परमाणु हथियार बना रहा है, ये हम सभी जानते हैं कि आर्थिक इस्तेमाल कर रहा है और हमें तो लगता है कि हॉर्मुज का शायद पहले डिस्कशन इतना था भी नहीं। ये तो जंग के बाद कहीं ना कहीं अमेरिका ने इस तरह की स्थितियां बनाई हैं जिसके बाद ईरान को लगने लगा कि हॉर्मुज पर उसका एक छत्र राज है और वो इसके जरिए किसी को भी ब्लैकमेल कर सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो ईरान का जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो रियली धीरे धीरे और डेकोरेट वो खराब हो रहा है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से हॉर्मुज को खोलने की बात कही जा रही है और अमेरिका एडमेंट है कि नहीं ब्लॉकेज कंटिन्यू रहेगा, जिस तरह से एक जो मीटिंग जो बात आ रही है कि ट्रंप ने जो एक मीटिंग किया है और ईरान और जो अमेरिका पे जो युद्ध चल रहा है इसको लेकर के, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से रशिया ने खुलेआम जो है ईरान को सपोर्ट किया है कि जो भी ईरान का जो भी इंटरेस्ट होगा हम सपोर्ट करेंगे, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आने वाले समय में और जो है वो दबाव बनेगा ट्रंप पे। और एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा कि जिस तरह से कांग्रेस में जाना पड़ेगा ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को एक अप्रूवल के लिए इस वार के लिए, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले 24 आवर्स में कुछ बहुत बड़ा एक मैसेज जो है अमेरिका के साइड से आएगा जो कि एक पीस प्रोसेस को आगे बढ़ाएगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ट्रंप एक जाने जाते हैं कि किसी न किसी रूप में अपने और माहौल किस तरह से बनाया जाए और एक पॉजिटिव माहौल के साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि मनोज जी अभी बीच में तो लग रहा था कि वाकई में पीस चाहते हैं, पर अब ये सेकेंडरी सेक्शंस लगा देंगे, इसके अलावा पहले परमाणु पर ही बात होगी। ये अब ऐसा कहाँ लग रहा है कि वाकई में पीस चाहते हैं? ये तो लग रहा है कि फिर से बातचीत का पेस जो है वो फंसा देना चाहते हैं। इसका वही दोनों अप्रोच रहता है कि जो है एक जैसे विदेश मंत्रालय का जो आया है इंफॉर्मेशन इस तरह का कि, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि दो अप्रोच पे चलते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस जाएंगे तो उसके पहले जाने के पहले एक अप्रूवल लेने के पहले एक पॉजिटिव जरूर स्टेटमेंट आएगा ट्रंप के साइड से, ताकि एक सिंपैथी जो है अपने खास करके रिपब्लिकन जो उनके मेंबर्स हैं जरूर उनको मिले। मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले 24 आवर्स में जरूर कुछ इस तरह का मैसेज आएगा और मुझे ऐसा लग रहा है कि ट्रंप पे दबाव जो है जरूर आने वाले समय में और बढ़ेगा। जिस तरह से खुलेआम रशिया को ईरान को सपोर्ट करना ऑलरेडी दबाव वाली बात जो है, जैसा कि हमारे पैनलिस्ट इशारा भी कर रहे हैं, खासकर मनोज सर का अगर मैं बात करूं तो क्या वाकई इस वक्त वो दबाव वाली स्थिति अमेरिका के ऊपर है या नहीं है? क्योंकि मैं अगर आकलन कर पा रहा हूं तो दबाव इस वक्त सबसे ज्यादा ईरान महसूस कर रहा होगा, क्योंकि पूरी तरह से नाकेबंदी की वजह से जो निर्यात है वो रुका हुआ और उसकी वजह से जो पाइपलाइंस है वो ब्लास्ट होती हुई नजर आएंगी। जी बिल्कुल, देखिए अभी देखा जाए तो दबाव ज्यादा ईरान पर ही है, क्योंकि एक तो पोर्ट उनके बंद है और उस कारण उनकी सप्लाई नहीं हो पा रही है। हॉर्मुज बंद होने से नुकसान सिर्फ दुनिया को नहीं ईरान को भी इसका नुकसान है, क्योंकि तेल उस रास्ते से ईरान का भी जाएगा कहीं ना कहीं। तो ऐसे में ज्यादा से ज्यादा दबाव जो जरूर ईरान पर, लेकिन जो अभी यूएन में जो एक हलचल हुई है जिस तरह से ईरान को जो वाइस चेयरमैन बनाया गया वहां पर, उसके बाद कहीं ना कहीं ये एक दबाव अब आने वाले समय में अमेरिका के अंदर ही ट्रंप को भी झेलना पड़ेगा, जब उनकी विपक्षी पार्टियां उनसे इसी चीज पर क्वेश्चन करेंगी कि अगर उसके पास, ईरान के पास अगर परमाणु बम नहीं था तो उस पर इतना हमला क्यों किया गया। अंदर खाते राजनीति में ईरान ट्रंप पर भी उतना ही दबाव है जितना पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया के सामने ईरान पर दबाव है। तो साहब ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस वहां पर इस मसले को भी उठाएगी कि आप इजराइल की मदद करने के लिए क्यों कूदे, और इजराइल ने कौन सी नब्ज आपकी दबा रखी थी साहब? 10 सेकंड ऑफ ट्रैक जाऊंगा मोनिका, परमिट मी। ये जो पूरा मंथन हुआ है आज का, मतलब अमेरिका में इस समय रात हो गई, ये काफी लंबा डिस्कशन हुआ और उसमें डीओजे के लोग भी शामिल थे इस मंथन में, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस। तो इसमें मेन फोकस युद्ध रणनीति से ज्यादा जो टेक्निकल ग्लिच जो कल से शुरू हो जाएगा 60th डे, उसके बारे में क्या टैक्टिक्स अपनाई जाए। अगर युद्ध को टेम्पररी क्लोज बोल दिया जाता है, डिक्लेयर क्लोज, तब पेंटागन का क्या टेक है,
सेंटकॉम का कितना प्रिपरेशन है, क्या क्या उसके इम्पैक्ट्स पड़ेंगे। इसी तरह इंटरनल उनकी पॉलिटिक्स पे कांग्रेशनल बिहेवियर किस किस्म का होगा, अगर वोटिंग के लिए जाएंगे तो क्या क्या, इस पे आज की मेन चर्चा हो रही होगी। ये बाहर न्यूज कभी नहीं आएगी। आज की ये पूरी चर्चा युद्ध क्षेत्र में क्या करना है, उससे ज्यादा अमेरिकन कांग्रेस के पास कल 60वें दिन होने की वजह से क्या क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, उसमें हम क्या इवेसिव मेजर्स ले सकते हैं, बाहर के रास्ते निकाल सकते हैं ताकि ट्रंप की और भटकी ना हो। इन चीजों पे ज्यादा मंथन हो रहा होगा। और हाँ, ट्रंप को ये बहुत मुश्किल सवालों का जवाब देना पड़ेगा कि क्या ये उस युद्ध में अमेरिका के लिए गए थे या इजराइल के लिए। मुझे एंड ऑफ द डे मैं फील करता हूं कि ये युद्ध दुनिया को एक बेहतर स्पेस देकर जाएगा एट अ वेरी मेजर सोशल कॉस्ट। मोनिका, और कहीं ना कहीं इसके बाद माथुर साहब एक वर्ल्ड ऑर्डर भी शायद हमें चेंज होता हुआ नजर आए। देशों की जो आपस में अगर देखें अभी जिस तरीके का ऑर्डर है, कौन किसका सहयोगी है, शायद इसमें और ज्यादा ट्रांसपेरेंसी, कुछ इस तरह की स्थिति अभी आप देख रहे हैं कम शब्दों में। बिल्कुल, ये दुनिया के अंदर बहुत चेंजेस आएंगे, ये बात सही है, क्योंकि इसके बाद जो दुनिया के अंदर वर्ल्ड ऑर्डर जिसको बोलते हैं, और सबसे बड़ी चीज है कि वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर चीज समझने वाली है कि दुनिया में टेररिज्म नहीं होना चाहिए, पॉइंट नंबर 1। सेकेंडली, न्यूक्लियर जो वेपन्स हैं उनकी कोई जरूरत नहीं है, और न्यूक्लियर एनर्जी की भी कितनी जरूरत है इसके ऊपर फिर से मंथन होना चाहिए। आखिर न्यूक्लियर एनर्जी की जरूरत क्यों है? एनर्जी के जब सोर्सेज, ऑल्टरनेटिव सोर्सेज अवेलेबल हैं, तो आपको न्यूक्लियर एनर्जी की जरूरत क्यों है? वो सेकंड पॉइंट। थर्ड, दुनिया का तो शांति चाहिए, वो तो होनी चाहिए, तभी लोग विकास कर सकते हैं। कॉमन जनता, दुनिया की जनता के लिए बात यही है। तो ये 3 पॉइंट जो है इस पर डिस्कस होना चाहिए वर्ल्ड वाइड लेवल पर। जी बिल्कुल, वक्त फिलहाल इतना ही था। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी कीमती राय साझा करने के लिए। तो घटनाक्रम कितनी तेजी से बदल रहा है, लगातार आपके साथ अपडेट साझा कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप कैसे दबाव बनाएंगे और ईरान किस तरीके से कोशिश करेगा कि ये पीस वार्ता जो है ये सेकंड फेज की मुमकिन हो पाए। यहाँ रुकते कुछ पलों के लिए, खबरें लगातार जारी हैं। इंडिया डेली आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।